दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हां, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर है। आज 25 जून 2025 को चेतगंज स्थित आईएमए बिल्डिंग में मोहर्रम को लेकर काशी जोन की पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीसीपी टी शरवण ने की, जिसमें काशी जोन के सभी एसीपी और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। बैठक में ताजियादारों व गणमान्य नागरिकों से क्षेत्र की समस्याएं जैसे बिजली, सीवर, खराब सड़कों पर चर्चा की गई। एडीसीपी ने स्पष्ट किया कि ताजिए की ऊंचाई पूर्व वर्ष की भांति ही रहेगी और अखाड़े के जुलूस परंपरागत तरीके से ही निकाले जाएंगे। हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त रोक रहेगी। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मुहर्रम शुरू होने से पहले संबंधित विभागों, नगर निगम, जल निगम और बिजली विभाग को पत्र भेजकर सभी जरूरी कार्य समय पर करवा दिए जाएंगे। सब अवगत है कि 27 जून से मुहर्रम का महीना शुरू हो रहे हैं और ये मुहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए काशी जोन की समस्त थाना क्षेत्र से संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया। ये मुहर्रम जुलूस को लेकर कहाँ क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, कहीं कोई इन लोगों को कोई समस्या है तो ये सभी से बात करके अवगत भी कराया है। और साथ ही साथ ये जो पुलिस रिलेटेड और प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है, वो परंपरागत रूप से जो भी जुलूसें या जो भी रूट है ले रहे थे, उसी को इंश्योर करने के लिए भी सबको डायरेक्शन दिया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है सभी आयोजकों को कि उनकी तरफ से भी कुछ वॉलंटियर्स पुलिस को उपलब्ध कराएँ ताकि ये पुलिस और पब्लिक दोनों मिलकर इसका पूरा जुलूस हुआ था मुहर्रम त्यौहार को सकुशल संपन्न करा सकें। कुछ गाइडलाइन भी तय की गई है ये ताजिया को सबको ये बताया कि जो पूर्व से भी निर्धारित जो रूट है, जो परंपरागत रूप से चलते हैं, उसी रूट को फॉलो करेंगे। और ये जो ताजिया है, ताजिया का रूट हाइट को भी सीमित रखने के लिए बताया गया ताकि ये रूट ये जुलूस लेके जाते समय कहीं कोई ताजिया कहीं कोई पेड़ में टच ना हो या कोई तार में टच ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए सबको बताया। और साथ ही साथ ये भी सबको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये जुलूस के दौरान कहीं कोई वेपन्स का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो भी वॉलंटियर्स उनकी तरफ से आएंगे उनको भी जिम्मेदारी दिया गया है अगर कहीं कोई अवांछनीय तथ्य ये पूरा जुलूस में कहीं कोई समस्या होती है उत्पन्न कर सकती उनको पुलिस वो अपने स्तर से ना हानि करते हुए पुलिस को इन्वॉल्व करें। एंड सभी को ये भी बताया गया कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर कोई रूमर्स या अफवाह वगैरह है तो उनको टाइमली ताने को या पुलिस को सूचित करें ताकि उनको लीगल एक्शन उनके ऊपर ले सकें। सर, ताजिया के साथ साथ अलम भी शामिल रहता है उनके जुलूस में, काफ़ी लंबे होते हैं। उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, वो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। तो उनको ये सबको बताया गया चीज़ है, ये कोई भी चीज़ बहुत हाइट ना हो क्योंकि ये ले जाते समय जितना हाइट ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उसका कारण से इतना कम हो जाता है। तो सबको ये भी बताया गया कि ये जो भी सामग्री ले जा रहे हैं उसका हाइट सीमित रखें ताकि ये रूट में कहीं कोई समस्या ना हो। वाराणसी की रहने वाली मुस्कान वर्मा ने अपने पति अभिषेक विश्वकर्मा, जेठ दीपक और ससुर राधेश्याम के खिलाफ जान से मारने की धमकी, मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। मुस्कान ने बताया कि उसने पहले ही 27 अक्टूबर 2024 को 498A, 323 और डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, जो कोर्ट में विचाराधीन है। अब आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने सुरक्षा की मांग की है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव है। मैं जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे वकील हैं। इनके साथ इनके बहन के साथ 2024 में इनके बहन के साथ शादी हुई और वो आए दिन को बहन को प्रताड़ित करता है और जान से मारने की धमकी देता है। दुर्व्यवहार का ही मामला है। घर में होने के बाद वो लड़की किस तरह से झेल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शादी होने के बाद वो जो सुख के लिए आता है यहाँ पे दुखी का कारण बन गया है। और आज हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया गया है और हम लोग को पूरा आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में पूर्व में भी हम लोग
FIR करवाए थे। उसके बाद भी अभी जो संबंधित धाराओं में उचित कार्रवाई होगी आश्वासन मिला है। बात की जाए तो जिस तरह से आपके वकील हैं, CM योगी आदित्यनाथ का सख्त गाइडलाइन है कि लड़कियों को जो हैं, वो जो बहन बेटी हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो शादी करके इस तरह का छोटी छुट्टा आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है क्या कि लड़कियां आज शादी हो जा रहा है, उसके बाद अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने दबाव मतलब इतना उनके ऊपर प्रेशर होने के बाद भी वो मतलब ये जाहिर नहीं कर पा रही है अपना। तो इस तरह से मुद्दे हैं जो समाज को दबाए जा रहे हैं। लोगों का जो मतलब प्रताड़ना दिया जा रहा है घर के अंदर, उसमें बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आजकल की जो बेटी पढ़ाओ की बचाओ बेटी पढ़ाओ का देते हैं नारा मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, उस पर लागू नहीं हो पा रहा है। वाराणसी के गुरुधाम स्थित इस्कॉन मंदिर में 25 जून से 27 जून तक जगन्नाथ महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले दिन कीर्तन, प्रवचन और महाप्रसाद वितरण हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन 26 जून को सुबह प्रवचन, दोपहर में प्रसाद वितरण और दोपहर 3 बजे से भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। तीसरे दिन 27 जून को कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वासु श्रेष्ठ प्रभु द्वारा कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत महाप्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन होगा। कृष्णा, मैं श्यामा माता जी, श्यामा देवी दासी, इस्कॉन वाराणसी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है 3 दिन का फेस्टिवल जगन्नाथ महोत्सव, जिसमें कि हम लोग 25 को हम लोग यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर उसके बाद कथा हो रही है और फिर प्रसादम हो रहा है। और 26 को हम लोग यहाँ पे सुबह में हम लोगों की कथा चलेगी, 7:30 से 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी कथा। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जो भव्य शोभा यात्रा है, जो इस्कॉन यहाँ से शोभा यात्रा लेके जाएगी अपनी 80 जो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। वो शोभा यात्रा अपना खुजवा होते हुए, राम मंदिर होते हुए पूरा अपना रथ यात्रा तक पहुँचेगी। मैडम, आज जैसे बात किया जाए, आज से शुरुआत हो रहा है, आज कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं? आज प्रभु जी हम लोगों का पहले 5 बजे कीर्तन स्टार्ट हुआ। कीर्तन के बाद हम लोगों का 6:30 बजे से सांस्कृतिक ओडिसी नृत्य हो रहा है। उसके बाद हम लोगों का 7:30 से 8:30 बजे तक हम लोगों का कथा चलेगा। ये बताइए कहाँ से कलाकार आ रहे हैं और क्या है? कलाकार हमारे यहाँ वाराणसी से हैं। हाँ, सारे कलाकार ओडिसी जो कर रहे हैं वो वाराणसी से कर रहे हैं। इसमें वो राहुल सर करके एक है, वही पूरा इस प्रोग्राम को 27 तारीख को क्या प्रोग्राम होंगे? 27 को हमारा यहाँ पे हो रहा है वही 5 बजे से हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। पहले कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद फिर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें कथक है, भरतनाट्यम है। फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना ड्रामा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गाथा बता रहे हैं। नील माधव की स्टोरी पे हम लोग पूरी गाथा भक्तों को बताएंगे कि कैसे जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ, कैसे वो आए, इसके बारे में हम लोग पूरा कथा में पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण है, भव्य प्रसाद वितरण हो रहा है। और शाम को हम लोग ना जगन्नाथ जी का एक भव्य दर्शन भी रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग 56 भोग लगा रहे हैं। तो वो 56 भोग होगा और भगवान का बहुत सुंदर झांकी तैयार होगा, जिसमें जगन्नाथ जी का पूरी झांकी हम लोग रखेंगे। काफी बातें कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम इसमें ये बोलना चाहेंगे कि जगन्नाथ जो है आते हैं सब भक्तों को एक उत्साह देने के लिए। तो बोलते हैं कि जैसे कलयुग के जीव जो है ना, वो बड़े ही मतलब उनके पास समय के बहुत अभाव है। तो भगवान उस समय जगन्नाथ जो हैं वो रथ पे आते हैं, मतलब अपना मंदिर जो छोड़ करके वो आते हैं दर्शन देने के लिए। तो भक्तों को मतलब कि बोलते हैं कि आना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान ये चाहते हैं कि भक्त हमारे पास आए दर्शन के लिए। तो वो 15 दिनों से तो जगन्नाथ जी को बुखार था, आधी जगह है। यस प्रभु जी, उनके काढ़े का भी प्रथा है। हाँ, ये अपना जगन्नाथ जी को जो बीमार थे वो अभी परसों चलेगा 26 तारीख तक उनको काढ़े का ही भोग चल रहा है। और 27 तारीख को इनका जो रथ निकालेंगे ना, तो 27 पे वो रथ पे बैठ जाते हैं, मतलब वो गुंडीचा मार्जन होता है। तो ये जाएंगे अपनी मौसी के घर जाएंगे, फिर वहाँ से फिर वो रथ पे आकर के बैठेंगे 27 को। वो दर्शन हमारा 27 को स्टार्ट होगा।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता केंद्र में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मालवी जी और वीपी सिंह के चित्र पर माले अर्पण कर व दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य वक्ताओं में प्रोफेसर MP अहिरवार, डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, संयोजक शिवान सिंह, निदेशक सूबेदार सिंह तथा संचालक डॉक्टर शामी कुमार शामिल रहे। वक्ताओं ने वीपी सिंह को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में याद किया। कार्यक्रम में मंडल कमीशन की ऐतिहासिक भूमिका, वीपी सिंह द्वारा 27% आरक्षण लागू करने और बाबा साहब को भारत रत्न देने जैसे कदमों को सराहना। आयोजनकर्ताओं ने कहा कि वीपी सिंह जैसे युग पुरुष को भुलाया नहीं जाना चाहिए। मैं डॉक्टर सूबेदार सिंह, भूतपूर्व महामंत्री छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती चल रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में के अंतर्गत मंडल कमीशन बना था और उसके पहले 1953 में काका कालेलकर कमीशन बना और उसके बाद 1978 में मंडल कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी। वह रिपोर्ट वर्षों तक दबी रही। कहने का मतलब कि नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी से लगाकर जितने देश के प्रधानमंत्री बने, देश आज़ाद हुआ 1947 में और 1990 में 13 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके इस देश के दबे पिछड़े पिछड़ों को उनका 27% हक देने का काम किया। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अंत में 1992 में इस पे फैसला आ गया कि यह देश के पिछड़ों को उनका हक 27% मिलेगा। वीपी सिंह न होते तो आज देश के जो राजनीति का स्वरूप है वह स्वरूप आज हमारे सामने नहीं होता। वीपी सिंह देश की भारतीय राजनीति के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जहां से इस देश का दबा कुचला पिछड़ा, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, वहां से आगे आता है। तो यह हिंदुस्तान के एक तरह से कि जैसे मार्क्स होते हैं, लेनिन होते हैं, माओ होते हैं, उस तरह ऐसे हिंदुस्तान का यह वह युग पुरुष है जिसे दुर्भाग्य की बात है कि जिसे लोगों ने भुला दिया। जिसका हक गया वह नफरत करता है, जो पाया उन्हें भूल गया। तो आज हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जैसे कि यहाँ पे सत्यवीर सिंह से लेके और तमाम सिवान से लेके और जो हमारे और लड़के हैं सम्मी सिंह, सब ने यह फैसला किया कि हम सब लोग मिलकर वीपी सिंह की जयंती को मनाएंगे। वीपी सिंह को हम भूलने नहीं देंगे। यह हिंदुस्तान का मार्क्स है, यह दुनिया का वो दस्तावेज है जिस मार्क्स की किताब को पढ़कर रूस में क्रांति होती है, माओ चाइना में क्रांति करते हैं। हिंदुस्तान में भारत के संविधान और काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट नहीं लागू हुई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके बिना एक बूंद खून बहाए इस देश के पिछड़ों को उनका हक दे दिया। उस वीपी सिंह को आज नमन करने का दिन है और सौभाग्य की बात है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की मदद से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में वीपी सिंह की जयंती मनाई जा रही है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से आग्रह करूंगा, इस महापुरुष को भूलो मत, इसे याद करो, क्योंकि एक चीज याद रखना, दबी हुई मिट्टी चट्टान बन जाती है और दबा हुआ इंसान या कुछ भी कोई भी क्रांति के लिए तैयार हो सकता है। तो आज वीपी सिंह को नमन करने का दिन है। मैं इन चंद शब्दों के साथ आज वीपी सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास अर्बन टाउनशिप स्पोर्ट्स सिटी और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रहे जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का शांतिपूर्वक धरना 19वें दिन भी जारी रहा। गंजारी, हरसोस, हरपुर सहित कई गांव के किसान बड़ी संख्या में धरने में शामिल हुए और साफ कहा कि वे अपने जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। किसानों का आरोप है कि प्रशासन 1000 एकड़ से अधिक जमीन जबरन ले रहा है, जबकि पहले भी रिंग रोड और स्टेडियम के नाम पर जमीन ली जा चुकी है। पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राज सिंह पटेल के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने भूमि अधिग्रहण नहीं रोका तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बुधवार को जब VDA, PWD और राजस्व विभाग
की टीम भूमि निरीक्षण के लिए पहुंची तो कड़े विरोध के कारण उन्हें लौटना पड़ा। धरने की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र सिंह व संचालन राजकुमार गुप्ता ने किया। सैकड़ों किसानों के साथ छात्र मजदूर यूनियन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी आंदोलन में शामिल रहे। मेरा नाम सुरेश राठौर है और मनरेगा मजदूर यूनियन का मैं संयोजक हूं। यहाँ पर हम लोग किसानों के साथ पिछले 19 दिनों से बैठे हुए हैं धरने पर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम के अगल बगल अर्बन टाउनशिप और जो है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर किसानों के सैकड़ों एकड़ जो है ज़मीनें ज़बरदस्ती ली जा रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि सरकार एक तरफ अधिग्रहण तो करती है और ये भी बात कहती है कि हम विकास करने का काम कर रहे हैं, लेकिन विकास के क्रम में जिन मजदूरों का, जिन किसानों का यहाँ ज़मीन जा रही है, उन किसानों से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं किया जा रहा है। मतलब ये है कि आप विकास भी कर रहे हैं जिन लोगों के लिए, उनसे तक नहीं पूछ रहे हैं, उनको तक नहीं बता रहे हैं कि हम जो है कि आपके विकास के नाम पर ज़मीन ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आक्रोशित किसान पिछले 19 दिनों से बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि ये जो ज़मीन जा रही है, ज़मीन का जो है कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया हुआ है। हम लोग इस आपके माध्यम से ये भी उनसे बात कर रहे हैं कि किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आकर मिलें, बातचीत करें, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग जो है कि चल के लखनऊ भी घेरने का काम करेंगे। आज आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर सूचना विभाग द्वारा शहीद पार्क नगर निगम के सामने एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और महापौर अशोक तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रदर्शनी में 50 चित्र किट्स के माध्यम से आपातकाल की विभिन्न शाखाओं को दर्शाया गया, जैसे मीडिया, सेंसरशिप, नागरिक अधिकारों पर अंकुश, 42वें संविधान संशोधन के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला और शिक्षा व कला पर नियंत्रण की घटनाएं। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था, जिसमें संविधान की आत्मा को कुचला गया और संसद की आवाज दबा दी गई। प्रदर्शनी आम जनमानस के लिए पूर्वाह 11 बजे से शाम 8 बजे तक निःशुल्क खुली रही। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज नगर निगम के शहीद उद्यान में आपातकाल जो लगाया गया था, उसको लेकर के सरकार द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही है कि संविधान जो जिसके अनुसार हमारा देश चलता है, उसमें किसी भी प्रकार से तत्कालीन सरकार द्वारा या व्यवस्था द्वारा जो बाधा पहुंचाई गई थी, तो संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों का क्या अधिकार है, इसके संबंध में यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ लगभग 50 क्रिएटिव्स के माध्यम से आपातकाल की घटनाओं का जिक्र किया गया है और यह 3 दिन तक प्रदर्शनी यहाँ आमजन के लिए खुली रहेगी। लोग आएँ यहाँ और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और इससे ज्ञान प्राप्त करें। संदेश दें, इसके पीछे संदेश देने की क्या उद्देश्य है? इसके पीछे यही संदेश है कि हमारा संविधान सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में संविधान को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए और संविधान के अनुसार व्यवस्था चलनी चाहिए। धन्यवाद सर। काशी में लखा मेले के रूप में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा इस वर्ष 27 से 29 जून 2025 तक आयोजित होगी। रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये परंपरा काशी में लगभग 225 वर्षों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत उड़ीसा के पुरी के तर्ज पर पूज्य तेजो ब्रह्मचारी जी ने की थी। रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर 26 जून को शाम 4:40 पर अस्सी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भव्य डोली यात्रा निकलेगी, जो कई प्रमुख मार्गों से होकर बेनीराम बाग पहुंचेगी, जहां भगवान रात्रि विश्राम करेंगे। 27 जून से शुरू होकर 3 दिवसीय मेले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होंगे।
अच्छा, मेले में खास तो हम लोग का पहला अनुभव है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करें कि जितनी भव्यता दिव्यता आ सके। और जैसे पुरी में बरसों से हो रहा है, यहाँ 1802 से हमको लगता है 225 साल से लगभग यहाँ भी हो रहा है, अनवरत हो रहा है और वही अनवरत होता रहे। आप लोग भी असाधारण आमंत्रित हैं, परिवार सहित प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, भोग लीजिए, प्रसाद लीजिए और कामना करिए कि हिंदुस्तान जो है प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से ऐसे ही दिनों दिन जो उत्तरोत्तर दुनिया में नाम कमाता रहे और राष्ट्र की स्थिति मजबूत बनती रहे। क्या लग रहा है जगन्नाथ जी का अभी कितना जो है वहाँ पे जो है जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, बड़ा सही प्रश्न है। जीर्णोद्धार तो करना ही है, चूँकि बहुत पुराना हो गया है, थोड़ा जीर्ण अवस्था में है, तो हम लोग उसका जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिए हैं और भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से हम उम्मीद भी करते हैं कि हम लोग जीर्णोद्धार कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। डोली यात्रा निकाली जा रही है, 225 साल वर्ष हो गए हैं, इस बार क्या भव्यता रहेगी डोली यात्रा में? अब कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? इस बार हमको लगता है डमरू दल, ध्वजारोहण दल, जगन्नाथ जी के यहाँ जैसे ध्वज से लेकर के वहाँ चलती है टीम, और कुछ स्पेशल हाँ ताशा, ढोल, मतलब हर तरीके से भव्यता की कोशिश की गई। जिस तरीके से जगन्नाथपुरी में होता है 3 दिन यहाँ भी होता है, और हमको लगता है हिंदुस्तान में 3 दिन कहीं नहीं होता है, और पूरी कोशिश की जाएगी उसी तरीके से यहाँ भी संपादित हो। कितने बजे आरती होंगी और कहाँ क्या? अच्छा, ये 5:10 पे आरती। हाँ 5:10 से आरती होगी, मंगल आरती। वहाँ से फिर प्रभु के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और ये 29 तक चलेगा। कब शुरुआत हो रही है? हाँ, शुक्रवार से शुरुआत होगी, 26 तारीख। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी के 71वीं भव्य शोभा यात्रा इस 27 जून शुक्रवार को निकाली जाएगी। सुबह 7 बजे चौखंबा स्थित काट की हवेली से शोभा यात्रा शुरू होगी, जिसका आयोजन स्वर्णकार छत्री कमेटी द्वारा किया जा रहा है। शोभा यात्रा में रहेंगे घुड़सवार पुलिस, ताशा बाजा, झांकियां, सजे हुए रथ और देव स्वरूप राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, दुर्गा और हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। पूरे मार्ग में होगा भजन कीर्तन, शकनाथ और पुष्प वर्षा। अंत में बाबा का स्वर्ण रजत रथ मंदिर पहुंचेगा, जहां महाआरती और बसंत पूजा का आयोजन होगा। करीब 50 स्थानों पर स्वागत, प्रसाद वितरण और दर्शन की व्यवस्था की गई है। कमल कुमार सिंह, अध्यक्ष स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी। कमल जी, क्या है, किस विषय लेकर के आज वार्ता बुलाई? आज पत्रकारिता में मुख्य विषय यह है कि बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के द्वारा सन 1954 से निरंतर निकाली जा रही है। उसी कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष 27 जून 2025 को होना है। शोभा यात्रा स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के तत्वावधान में चौखंबा स्थित काट की हवेली से निकाली जाएगी, जो परंपरागत मार्ग बिबेटिया, जतनबर, विशेषरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, बुलानाला चौक, नारियल बाजार, ठठेरी बाजार, गोलघर, सोरकुआ गोलघर होते हुए काल भैरव मंदिर पे आकर विश्राम लेती है। इस शोभा यात्रा में इस वर्ष भगवान के स्वरूप की झांकियाँ, जिसमें शंकर पार्वती जी, राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, ऐसे तमाम झांकियाँ रहेंगी। शोभा यात्रा का शुभारंभ बेहद रूप से शंखनाद के द्वारा किया जाएगा, जो एक नए आकर्षण का केंद्र होगा। क्या खास रहेगा इस वर्ष इलाहाबाद से हनुमान जी की एक झांकी आ रही है। विशेष रूप से उस झांकी में हनुमान जी अपने रामधुन पे आकर्षण नृत्य करते हुए चलेंगे। और विशेष तो सबसे विशेष तो ये होता है कि बाबा काल भैरव जी की जो झांकी होती है वही सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। उसी का लोग दर्शन पूजन करते हैं। बाबा भ्रमण करके अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। काल भैरव बाबा जी उसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं। कितनी पुरानी है? सन 1954 से ये आयोजन हो रहा है। यह 71वां वर्ष इस शोभा यात्रा का है। तो ये जो आप लोगों ने इसमें खास क्या होता है इस मूर्ति? स्वर्णकार समाज के परिवार द्वारा यह मूर्ति का निर्माण कर इसी आयोजन के निमित्त मंदिर में दिया गया था। मंदिर
के महंत परिवार से साल में एक दिन यह स्वर्ण रजत प्रतिमा स्वर्णकार समाज को प्राप्त होती है, जिसका हम लोग आषाढ़ शुद्ध द्वितीया के अनुसार शोभा यात्रा निकाल करके मंदिर पे जाती है। शोभा यात्रा वहाँ पे यही मूर्ति स्वर्ण रजत प्रतिमा लगा करके उस दिन पूरे दिन श्रृंगार दर्शन होता रहता है। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में देवी देवताओं का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पुलिस विभाग और पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाया गया है। सोमवार देर रात पुलिस सन्नी कुमार नामक युवक से पूछताछ करने उसके गांव पहुंची थी। सन्नी पर आरोप है कि उसने अपने इंस्टाग्राम आईडी से आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया था, जिसकी शिकायत बजरंग दल ने की थी। जैसे ही पुलिस ने सन्नी को हिरासत में लिया, ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हालात बिगड़ने पर नगरा और उभाव थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस ने सन्नी कुमार, उसकी मां समेत 16 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 9 लोगों को शांति भंग के आरोप में जेल भेजा गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम का आगाज बनारस में 27 जून से हो गया है। चांद के दीदार के मुताबिक 6 या 7 जुलाई को ग्रहण मनाया जाएगा। 2 महीने 8 दिन तक चलने वाले इस मातमी सिलसिले में शहर में करीब 60 से अधिक जुलूस और सैकड़ों मजलिसें आयोजित की जाएंगी। 10 मुहर्रम यानी अशूरे को पूरे शहर में अलम, ताबूत और दुलदुल के साथ सैकड़ों की संख्या में जुलूस उठेंगे। 6वीं मुहर्रम को शिताब राय इमामबाड़ा से उठने वाला दुलदुल का ऐतिहासिक जुलूस पूरे शहर में 40 घंटे भ्रमण करेगा। 7वीं मुहर्रम को जनाबे कासिम की याद में मेहंदी के जुलूस निकाले जाएंगे। 8वीं मुहर्रम को जनाबे अब्बास के नाम पर आलम या ताबूत के जुलूस निकलेंगे और अंधेरे में शोक व्यक्त किया जाएगा। 9वीं मुहर्रम को ताजियों की सजावट और गश्ती अलम के जुलूस होंगे। 10वीं मुहर्रम को करबला की शहादत की याद में हजारों लोग जुलूसों में शामिल होकर जंजीर व कमा का मातम करेंगे। 11वीं से 13वीं मुहर्रम तक लूटे काफिले, तीजा और 72 ताबूतों की याद में मजलिसें व जुलूस जारी रहेंगे। विशेष कार्यक्रम है 23 अक्टूबर रविवार सदर इमामबाड़ा में 72 ताबूत का जुलूस होगा। 13 नवंबर रविवार को दरगाह फातमान में 18वीं बनी हाशिम का ताबूत अंजुमन हैदरी द्वारा उठाया जाएगा। शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने बताया कि इस बार भी बनारस की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलेगी, जहां सभी धर्मों के लोग मुहर्रम में शिरकत करेंगे। हाजी सैयद फरमान हैदर, प्रवक्ता शिया जामा मस्जिद, सचिव अली समिति। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, जैसा कि मैंने आप लोगों को निवेदन किया था कि आइए मुहर्रम के सिलसिले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। शुक्रवार या शनिवार से मुहर्रम की पहली तारीख हो जाएगी। ये चंद्र दर्शन पर डिपेंड करता है। कल चांद दिखा तो शुक्रवार को पहली तारीख होगी और इस तरीके से 6 जुलाई या 7 जुलाई को 10वीं मुहर्रम, जिसे आशूरा और इमाम हुसैन की शहादत का दिन मानते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जिस शिद्दत के साथ मुहर्रम मनाया जाता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं मनाया जाता। और ख़ास तौर से काशी में तो ये बड़ा प्राचीन परंपरा है कि यहाँ के लोग गंगा जमनी तहजीब को दिखाते हुए इमाम साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, दुलदुल की ज़ियारत करते हैं, ताजिए व फूल माला और मलिदा चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें मिलती भी हैं लोगों को। और वो दुलदुल को भी मानते हैं। इमाम हुसैन के घोड़े के ऊपर जाके शीरनी खिलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो शहर भर में 28 अंजुमनें हैं और तकरीबन 6 से 7 लाख मुसलमान बंधु हैं जो 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को ताज़िया रखते हैं और 12 तारीख को इमाम हुसैन का तीजा तक मनाया जाता है। लेकिन एक बात और मैं भूल ना जाऊं, दुनिया के सिर्फ अकेले शहीद हैं इमाम साहब, कि जिनका फूल 40वां भी होता है, जिनका 50वां भी होता है और जिनका 60वां भी मनाया जाता है आप लोगों की भाषा में। तो इसको आप लिख सकते हैं कि किसी भी मरने वाले किसी भी शहीद का 60वां नहीं मनाया जाता, लेकिन ये अकेला शहीद है। क्यों? कि उसने जुल्म के खिलाफ घुटने नहीं टेके, उसने शहादत दे दी 32 साल के भाई की, 13 साल के भतीजे की, 18 साल के बेटे की और 6 महीने के बेटे की। जो कुर्बानी वो है जिसे आपको भी याद रखना है, क्योंकि आप भी इंसान हैं और इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए जान दी है। तो मेरा यही पैगाम है कि मुहर्रम में इमाम हुसैन के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाइए। और इस देश का क्या कहना, इस शहर का क्या कहना, ये शहर तब से है जब से तहजीब नहीं थी और उसी में से निकली गंगा जमनी। उधर से जमुना जी को आके मिलना पड़ता है गंगा में। तो आप लोग के जरिए यही पैगाम जाना चाहिए कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो। जुल्म कहीं भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो।
जो सारी दुनिया में सैकड़ों साल में पैगाम नहीं पहुंचा था, वो खामनेई ने 12 दिन के अंदर पहुंचा दिया कि अगर हौसला है तो ईरान से भी जंग कर सकते हो, इजराइल की टेक्नोलॉजी को भी फेल कर सकते हो, न कोई डोम काम में आएगा और न कोई वो काम आएगा। तो इसके अंदर यही बात करनी है आपको, जुल्म कहीं आप भी हैं, कोई भी आपका जुल्म तो मिलजुल के उसके सामने खड़े होइए, कोई ज़रूरी नहीं, आप भी इंसान हैं। आज आप पत्रकार हैं, लेकिन बतौर इंसान इमाम हुसैन के पैगाम को पहुंचाइए, न जुल्म कीजिए न जुल्म सहिए, कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है।